वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम सीटेट 2021 को टारगेट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम पेपर 2 सोशल साइंस के लिए हम पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है, आपका टीचिंग सब्जेक्ट, जिसका भी टीचिंग सब्जेक्ट सोशल साइंस या एसएसटी है, तो उनके लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। और आज जो ये वीडियो है, इसके अंदर आप हिस्ट्री का चैप्टर 5, ये आपकी बुक का चैप्टर 5 नहीं है, बल्कि इस वीडियो का चैप्टर 5 है, जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है, इसमें हम कुछ राज्यों के बारे में जानेंगे, राजाओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि उनके यज्ञ कौन से होते थे, क्यों किया करते थे, और एक दो प्राचीन गणराज्य के बारे में जानेंगे, जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, केवल वो, क्योंकि ये जो है पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है। ठीक है, पूरा का पूरा जो है सर, ये एनसीईआरटी बेस्ड है। आपकी एनसीईआरटी की बुक 6 to 8 क्लास की एनसीईआरटी जो है इसके अंदर पूछी जाती है आपके सीटेट के अंदर। आपको पता होगा सीटेट जो है भाई, वो सीबीएसई ही कंडक्ट करवाती है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि अगर आप सीबीएसई के अकॉर्डिंग पढ़े या सीबीएसई से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ें, तो आपको पता होगा। ओके, तो 5वीं वीडियो है ये हमारी। इससे पहले की 4 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ से पढ़ने का शौक है कि भैया आपको पास पीडीएफ होना चाहिए और सुनने वनने से आपको कोई लेना देना है नहीं, तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पहले एक प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी, चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। वहाँ पर हिस्ट्री का भी मिल जाएगा आपको, सिविक्स का भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ जियोग्राफी का भी मिल जाएगा। ओके, तो वो भी वीडियो अच्छी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बट यहाँ से भी देखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा अपडेटेड है, प्रॉपरली जो है एनसीईआरटी के बेस पर है। ओके, हाँ जी। और हमने जैसे कि पिछली वीडियो में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा था वेदों के बारे में, तो अगर आपसे ऐसा सवाल पूछा भी जाएगा तो आप आंसर इसका इजीली कर सकते हैं। और इस बात का इस बार का जो आपका एग्ज़ाम है वो सीबीटी बेस्ड होने वाला है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, जो कि ऑनलाइन होगा। ऑफलाइन एग्ज़ाम जो है बंद कर दिए गए हैं सीबीएसई के द्वारा सीटेट के लिए इस बार से। और ये मिड दिसंबर 20 से लेकर के मिड जनवरी 2021 के आसपास तक जो है आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है, जो डेट आई हुई है ऑफिशियली वो। ठीक है, तो एग्ज़ाम से पहले हमें पूरी तैयारी कर लेनी है, तो इसी को हमने टारगेट किया है। तो आपको जैसा चैप्टर का नाम पता चल गया होगा, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, जो कि वीडियो 5 चैप्टर 5 कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, हिस्ट्री से रिलेटेड है। 4 वीडियो आपने देख रखी होंगी, नहीं देखी होंगी तो उसको भी देखिएगा। और पॉलिटी और जियोग्राफी, इनकी भी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, उन्हें भी देखिए। और हम जल्द ही कोशिश कर रहे हैं कि पेपर 1 ईवीएस के लिए भी हम आपके लिए जो है वीडियो लेकर के आएँ। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा पेपर 1 के लिए। और हिंदी पैडोलॉजी भी देखते हैं हम, अगर कर पाए हम तो काफ़ी अच्छे से। तो आप प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करते रहिएगा, आने वाले टाइम में वो भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। ठीक है, इससे पहले आपको लाइक कर देना है। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा भाई, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिए। ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और किसी भी तरह के नोटिफिकेशन पीडीएफ्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम का नाम है स्टडी ब्लॉग एजुकेशन, या एडू भी लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा इजीली। तो ये सब अगर आप कर लेते हैं, ठीक है, लाइक शेयर जरूर करिएगा सर, जो भी तैयारी कर रहे हैं। तो अभी तो हम पेपर 2 एसएसटी की प्रिपरेशन जो है वो कर रहे हैं। ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है इनकी, इन्हीं तीनों ही सब्जेक्ट की, आप उसको देख सकते हैं। अभी हम पेपर 1 ईवीएस के लिए भी लेकर के आने वाले हैं जल्द से जल्द वीडियो आपके लिए। और हिंदी और इंग्लिश पैडोलॉजी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी लेकर के आएँ, ताकि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से हो पाए। देखिए, टाइम कम है, इसी टाइम में आपको सब कुछ करना है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ, इतना तो हो गया, ये तो डेली का है सर। चलिए, तो जैसा कि आपको पता है कि भाई चैप्टर का नाम था राजा, राज्य और एक प्राचीन गणराज्य, तो बारी बारी से जानते हैं। ठीक है, तो राजाओं के बारे में जानते हैं। भाई राजा जो भी पहले के हुआ करते थे, आपने जो भी चीज़ें देखी हैं अभी तक में, तो उसमें एक यज्ञ बहुत फेमस था। उस यज्ञ का नाम था, ठीक है, एक यज्ञ बहुत फेमस था भाई, उस यज्ञ का नाम था अश्वमेध यज्ञ। क्या नाम था? अश्वमेध यज्ञ। ये बहुत फेमस यज्ञ था। ठीक है, इससे जो है रिलेटेड सवाल भी जो है कई बार पूछे गए हैं कि किस प्रकार का यज्ञ था, इसमें क्या किया जाता था। तो देखिए, ये जो है एक इस प्रकार का यज्ञ था, जिसमें एक घोड़े को, अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा। तो एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। यानी कि भाई, जो एक घोड़ा था उसको स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। विचरण का मतलब होता है उसको जहां जाना है वो जा सकता है, लेकिन इस घोड़े के साथ साथ सेना जाया करती थी।
सेना यानी कि जो भी उनके, ठीक है, उस राज्य का जो भी सेना था जो राजा के अंडर में था, तो ये जाते थे। बेसिकली इसमें क्या था, कोई भी राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए इस यज्ञ को क्या करता था, वो पूजा करने बैठा। ये बहुत बड़े बड़े यज्ञ हैं, उनमें से है एक राजस्व यज्ञ होता था, ठीक है, एक अश्वमेध यज्ञ था। ये काफ़ी फेमस यज्ञ हैं जो बहुत ही बड़े राजा ही कर पाते थे और बड़े लेवल पे होता था, इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होता था। इसमें एक घोड़े को लाया जाता था, इसकी आंख पर पट्टी बांध करके, ठीक है, राजा पूजा करता था और इस घोड़े को छोड़ दिया जाता था। जैसे कि राजा का ये एरिया है और ये आसपास में अलग अलग एरिया है, अब घोड़े को इस तरफ छोड़ दिया। इस घोड़े के साथ जो है ना, इस राजा की सेना एकदम तैयार होकर के चाहती है साथ में। अब मान लीजिए यहाँ पर एक राज्य है, यहाँ एक राज्य है, यहाँ एक राज्य है, जगह जगह अलग अलग राज्य है। अब घोड़ा जो है मान लीजिए यहाँ से निकला और स्वतंत्र विचरण करेगा, घोड़े को कोई भी दिशा नहीं बताएगा, कुछ नहीं करेगा, घोड़े की मर्जी, वो किधर भी जाए। अब मान लीजिए घोड़ा इस राज्य में घुस गया, इस वाले राज्य में घोड़ा घुस गया। अब ये जो राजा है यहाँ का, अगर इस राजा ने इस घोड़े को रोक दिया, अगर इस राजा ने इस घोड़े को रोक दिया, तो इस राजा को, जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है राजा, इससे उसकी उससे जो है लड़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए यानी कि ये राज्य ए है, राजा ए जो है भाई वो यज्ञ कर रहा है और ये इसका घोड़ा जो है राज्य बी में चला गया। अब राज्य बी के अंदर जो राजा होगा, अगर उसने इस घोड़े को रोक दिया, ठीक है, तो बी वाले को ए से लड़ाई करनी पड़ेगी। अब देखिए ए वाले के जो घोड़ा गया हुआ है, इसके साथ इसकी सेना ऑलरेडी गई हुई है। अगर इसने लड़ाई करी, अगर बी वाले ने लड़ाई करने की कोशिश की, तुरंत क्या होगा, अटैक होगा और ये साम्राज्य उसका चला जाएगा। और अगर इसने लड़ाई नहीं करी और घोड़े को जाने दिया और घोड़ा अगर इस एरिया से क्रॉस होकर के आगे आ गया, तो इसका मतलब है कि ये राजा इस राजा से, यानी कि राजा ए से क्या हो गया, अपनी हार को इसने स्वीकार कर लिया, तो ये इसके अधीन हो जाएगा। यानी एक जबरदस्ती का जो है यज्ञ किया जाता था, जबरदस्ती करने के लिए, जानबूझ के लड़ाई करने के लिए, कि भैया हम तो आपसे ताकतवर हैं और हम आपको कुछ कर नहीं रहे, हमारा घोड़ा जा रहा है, सेना जा रही है साथ में, अगर आपने रोक दिया इसको तो भैया हमसे युद्ध करिए, और अगर आपने नहीं रोका तो भाई और घोड़ा हमारा आपके राज्य को क्रॉस कर गया, तो ये राज्य ऑटोमेटिकली हमारा हो जाएगा। इसी को अश्वमेध यज्ञ कहा जाता था। ठीक है, तो अश्वमेध यज्ञ क्या था, ये एक ऐसा आयोजन था जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था, मतलब घोड़ा कहीं भी जा सकता है। इस घोड़े को मतलब इस घोड़े को अगर किसी राजा ने रोक दिया, तो उसे वहां पर जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है उस राजा से लड़ाई करनी पड़ेगी, और अगर उसने नहीं रोका तो वो राजा अपने आप ही, ठीक है, जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है उस राजा के सामने अपनी हार मान लेगा, और वो जो हिस्सा है, जो उसका राज्य है, वो अपने आप जो राजा यज्ञ कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा या उसके अधीन चला जाएगा। तो ये तो था अश्वमेध यज्ञ के बारे में। अब दूसरा यज्ञ था राजसूय यज्ञ। दूसरा यज्ञ था, कौन सा यज्ञ था, राजसूय यज्ञ। अब ये जो यज्ञ था ना, ये होता था भाई, जो राजा बनाया जाता था ना, यानी जब बेटे को वो अपना राजा बनाते थे, या राज्यभिषेक कहते हैं जिसको, ठीक है, राज्यभिषेक के वक्त ये यज्ञ किया जाता था। तो ये ऐसे दो बड़े बड़े यज्ञ थे जो राजा अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए किया करते थे, कि भाई मैं कितना बड़ा हूँ और मैं कितना खर्च कर सकता हूँ। तो यज्ञों के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है कि अश्वमेध यज्ञ कैसा होता है, ठीक है, और क्षत्रिय राजा ही इसको कर सकते थे, शक्तिशाली राजा ही इस यज्ञ को कर सकते थे, क्योंकि इसमें खर्चा ही इतना हुआ करता था। और इस यज्ञ को करने के लिए जो पंडित आया करते थे, वे काफ़ी एजुकेटेड होते थे। सीधी सी बात है भाई, इतना बड़ा यज्ञ है तो छोटे मोटे पंडित से तो होगा भी नहीं है, तो पंडा आते थे एकदम, ठीक है, जो पंडित में भी एकदम विद्वान होता है उसको पंडा बोलते हैं। ओके, तो वो आकर के इन यज्ञों को किया करते थे। तो आपको दोनों ही प्रकार के यज्ञों के बारे में पता चल गया है। चलिए आगे हम जानते हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में। ठीक है, अब ये जो वर्ण व्यवस्था है, कास्ट सिस्टम जिसको कहते हैं, तो भाई जो वर्ण व्यवस्था है ना, ये ब्राह्मणों ने बनाई थी। ठीक है, किसने बनाई थी, ब्राह्मणों ने। ब्राह्मण को पुरोहित भी कहते हैं। ठीक है, तो पुरोहित ने लोगों को चार वर्गों में विभाजित किया था। ठीक है, कितने वर्ग में, चार वर्गों में। पहले में किसको रखा था भाई, पहले में रखा था ब्राह्मण को। पहले में किसको रखा था, ब्राह्मण। दूसरे में कौन आए थे, दूसरे में आ गए थे भाई क्षत्रिय। दूसरे में कौन आए थे, एक मिनट, दूसरे में कौन आए थे सर, तो दूसरे में आ गए थे भाई हमारे क्षत्रिय। तीसरे में इन्होंने रखा वैश्य को। ठीक है, तीसरे में किन्हें रखा, वैश्य को इन्होंने तीसरे में रखा, और चौथे में रखा शूद्र को। ठीक है, तो देखिए ये जो वर्ण व्यवस्था है ये क्या था असल में,
तो पुरोहित ने यानी कि ब्राह्मणों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था। ब्राह्मण का जो समाज था, ब्राह्मण की जो व्यवस्था थी, ठीक है, क्योंकि एजुकेशन वगैरह उन्हीं के पास थी भाई, वही ज्ञान ले सकते थे, ज्ञान दे सकते थे। तो उन्होंने कुछ सिस्टम बनाया कि भाई लोग जो है ना इस प्रकार से रहेंगे। तो पहले ये जो व्यवस्था थी ये कर्म के अनुसार था कि भाई लोग क्या काम करेंगे और वो क्या कहलाएंगे। ठीक है, तो देखिए ब्राह्मण का काम क्या था, तो ये तो भाई वर्ण हो गए, क्लासेस, कास्ट जिसको कहते हैं आप, ठीक है, वर्ग हो गए, क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, और इसके कर्म कि भाई ये लोग क्या करेंगे। तो ब्राह्मण जो थे इनका जो काम था, इनका काम था पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो आप समझ गए। पहला वर्ण क्या था, ब्राह्मण। ब्राह्मण किस लिए बनाए गए थे, या ब्राह्मण का क्या काम था, तो इनका काम था एजुकेट करना, एजुकेशन देना। बेसिकली ये क्या थे, टीचर हुआ करते थे जो ज्ञान देंगे, ज्ञान देंगे और ज्ञान अर्जित भी करेंगे। क्षत्रिय जो थे ये रक्षा करते थे, ये क्या करते थे, रक्षा करेंगे किसकी, अब क्या कहते हैं, जिस राज्य में ये लोग रहेंगे वहाँ पे रक्षा करेंगे और राजपाट चलाएंगे, यानी कि ये लोग राजा बनेंगे। ठीक है। वैश्य जो थे ये व्यापार करेंगे, क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। और शूद्र जो थे ये कुछ नहीं करेंगे, ये जो तीनों वर्ण हैं, ठीक है, यानी कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनकी ये सेवा करेंगे। ठीक है, इनकी क्या करेंगे, सेवा करेंगे, यानी कि सेवा करने का काम शूद्रों का था, व्यापार करने का काम वैश्य को था। राजा जो बनते थे या जो रक्षा करेंगे, रूल करेंगे, ठीक है, राज्य चलाएंगे, ये लोग क्या थे, क्षत्रिय थे। और जो ज्ञान देंगे, यज्ञ करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, ये सभी क्या थे, ब्राह्मण थे। यानी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो ज्ञान देता है, यज्ञ करता है या पूजा पाठ करता है, वे ऑटोमेटिकली क्या कहलाएंगे, ब्राह्मण कहलाएंगे। ठीक है, तो ये वेद वेद शास्त्रों में हमारे बताया गया था। ठीक है। और जो किसी की रक्षा करता है, जो राजपाट चलाता है, जैसे कि देखिए आज के एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि कोई भी टीचर वो ज्ञान देता है, तो बेसिकली क्या हुआ, वो ब्राह्मण हुआ ना। टीचर जो भी है वो ज्ञान देता है, वो पढ़ा रहा है किसी को, तो वो तो ब्राह्मण हो गया कर्म के अनुसार। कर्म जो है ये वेद में बताए गए थे भाई। ठीक है, वेदों ने हमारे को इन 4 वर्णों में बांटा था। और वेद की रचना भाई ब्राह्मणों ने ही की थी, क्योंकि वेद पढ़ने का हक उन्हीं को था केवल। ठीक है, तो देखिए कर्म के अनुसार आज की जाति में अगर कोई एससी है, शूद्र जो कहते हैं आप जिसको, अगर वो एससी है, शूद्र कैटेगरी में या कास्ट में आता है, लेकिन वो ज्ञान देता है, टीचिंग का काम है उसका, तो वो बेसिकली क्या हो गया वेद के अनुसार, वो तो ब्राह्मण हो गया। आपके पीएम, आपके सीएम भाई रूल करते हैं, राज्य चलाते हैं, फिर चाहे किसी भी जाति के हों ये लोग, लेकिन क्या हो गई, ये तो क्षत्रिय हो गया ना, क्योंकि क्षत्रिय का काम था राज्य पाठ करना। व्यापारी, जिसकी कोई भी शॉपकीपर हो गया, दुकानदार हो गया, जो भी व्यापार कर रहा है, सामान खरीद रहा है, सामान बेच रहा है, सभी क्या है, व्यापारी हैं। अब किसी की जाति जो है ब्राह्मण है, लेकिन उसका जो काम है, कोई परचून की दुकान है उसकी, तो वो बेसिकली क्या हो गया, ब्राह्मण तो नहीं रहा, वो क्या हो गया, व्यापारी यानी वैश्य हो गया। और जो सेवा, जो मतलब अपना कुछ नहीं करेगा, ना ज्ञान देगा, ना लेगा, ना यज्ञ वगैरह कुछ नहीं, या जो ना रक्षा करेगा ना ज्ञान लेगा, ज्ञान लेने का हक था क्षत्रियो को, ठीक है, तो ये ना रक्षा करेंगे, ना राज करेंगे, ना व्यापार करेंगे, ये क्या करेंगे, सेवा। सेवा का मतलब होता है जॉब, जो किसी की जॉब करता है वो सारे क्या है, शूद्र हैं, वो सभी क्या है, शूद्र ही तो हैं। यही तो वेदों ने हमें, वेदों के अंदर इसी प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया था लोगों का, कि उसके अंदर कर्म के अनुसार किया गया था कि भैया आप जो काम करोगे तो आप ये चीज जो है कहलाओगे। आप ज्ञान दोगे, ज्ञान अर्जित करोगे, किसी की रक्षा करोगे, ठीक है, या व्यापार करोगे, या आप किसी के अंडर में जॉब कर रहे हो या सेवा कर रहे हो किसी की, तो आप क्या क्या कहलाओगे, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन आगे चलकर ब्राह्मणों ने क्या करा, इन सभी चीजों को कर्मों के अनुसार बांट दिया। किसके अनुसार बांट दिया भाई, कर्म के अनुसार। अब ब्राह्मण जो है, आज से तुम मतलब आज अगर ये सिस्टम बना, तो भाई ब्राह्मण आज बेसिकली क्या है, ब्राह्मण आज तो चलो भाई ज्ञान अर्जित करेगा ब्राह्मण। और उसके बाद क्या करेगा ज्ञान अर्जित करके, देखो आज से 500 साल बाद जो ब्राह्मण था वो तो ज्ञान अर्जित ही करता रहा। तो उन्होंने कहा कि यार भाई एक बात बताइए, मैं 500 साल पहले भी ज्ञान अर्जित ही क्या करता था, ज्ञान दिया करता था, यज्ञ करता था, मेरे आने वाली जो भी 6-7 पीढ़ियां हैं वो भी यही करती हैं सेम चीज। क्षत्रिय ने भी बोला कि भैया मैंने भी राजा करा, अब भाई जो राजा है वो अपने बच्चों को क्या राजपाट ही तो सिखाएगा, तो वो भी सेम काम करेंगे। जो व्यापारी थे वो भी 500 साल तक तो भाई सेम ही काम करेंगे ना, और आगे भी सेम ही काम करेंगे।
और जो शूद्र थे वो भी सेम काम करेंगे, क्योंकि उनको कोई अपॉर्चुनिटीज मिलती ही नहीं थी। तो इन्होंने जो ये व्यवस्था कर्म के अनुसार थी, इसको इन्होंने जन्म के अनुसार बना दिया गया। ब्राह्मणों ने क्या करा, इसको जन्म के अनुसार बना दिया। अब जो चीज कर्मों के अनुसार था कि भैया अगर आपके कर्म इस प्रकार के हैं, ज्ञान देने के हैं या आप पढ़ाते हैं, आप ब्राह्मण कहलाएंगे। इन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पिताजी ब्राह्मण थे, हम भी ब्राह्मण हैं, फिर चाहे हम ज्ञान ले ना ले, हमारे पास ज्ञान हो चाहे ना हो। आज का ब्राह्मण आपको अ, मांस मदिरा पीता खाता मिल जाएगा, तो भाई वो बेसिकली ब्राह्मण थोड़ी थे। ब्राह्मणों का तो काम था ना कि आप पूजा पाठ करेंगे, जब तब समस्या वगैरह ये चीजें करेंगे, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, यही काम था उनका। उनका ये थोड़ी था कि आप दारू पियेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे। लेकिन आज का ब्राह्मण जो कहता है भैया मैं ब्राह्मण हूँ, ऊंची जाति का हूँ, लेकिन दारू पी रहा होता है। हाँ, आपके आसपास होंगे ऐसे, मांस मछली खाता है, नॉन वेजिटेरियन। तो आज पहले यानी कि वेदों के हिसाब से तो वो ब्राह्मण नहीं हुए ना, लेकिन जन्म के अनुसार हो गए। राजा, राजा का बेटा राजा, उसका बेटा भी राजा, उसका बेटा भी राजा। क्षत्रिय यानी कि जिसमें चौहान वगैरह आते हैं, तो वो एकदम ठोक के बोलते कि भैया हम क्षत्रिय हैं। तो क्षत्रिय का काम क्या था? क्षत्रिय का काम था दूसरों की सेवा करना, रक्षा करना। आज का क्षत्रिय कुछ नहीं करता है। किसी के साथ कुछ हो रहा हो, अगर वो क्षत्रिय और साइड से निकल जाता, पहले बच्चों, तो क्षत्रिय थोड़ी हुआ वो, फिर क्षत्रिय नहीं हुआ वो, है कि नहीं? व्यापारी का काम था व्यापार करना, राज्य में जो है जो फंडिंग आती है या जो भी व्यापार होता है भाई वो करना। व्यापारी ज्यादा अच्छे रहे, व्यापारी व्यापारी करते रहे, जैसे गुप्ता अग्रवाल जो होते हैं वो ज्यादातर व्यापारी होते हैं। तो वे लोग करते हैं इन चीजों को, ठीक है। और आज हर एक व्यक्ति जो शूद्र नहीं बनना चाहता था, ठीक है, शूद्रों को जो है एकदम दबा के रखा जाता था, जो शूद्र नहीं बनना चाहते थे, है कि नहीं, उनको बेसिकली क्या करा गया। आज तुम एक चीज देखो, आज सभी को जॉब चाहिए। कौन सी जॉब चाहिए? गवर्नमेंट जॉब चाहिए भैया, सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। और जॉब का काम क्या था? जॉब कौन करता है? शूद्र ही तो करता है। अब आप ब्राह्मण हो, आपको सरकारी नौकरी चाहिए, या आप किसी के अंडर में जॉब कर रहे हो, तो आप क्या कहलाओगे वेद के अनुसार? शूद्र ही तो कहलाओगे, शूद्र ही कहलाओगे ना। लेकिन आपको घमंड है इस चीज का कि हम ब्राह्मण हैं, है कि नहीं? या जो चीज कर्म के अनुसार करा गया था हमारे साथ, या हमें दिया गया था या बांटा गया था, उसको जन्म के अनुसार बना दिया ब्राह्मणों ने। और देखिए आज क्या उथल पुथल हुई पड़ी है कि जो ब्राह्मण पहले ब्राह्मण हुआ करते थे, जो क्षत्रिय पहले क्षत्रिय हुआ करते थे, आज वे सभी शूद्र बनने को लगे हुए हैं। और फिर बोलते हैं कि नहीं भैया ये छोटी जाति है, ऊंची जाति है। तो जाति व्यवस्था ही गलत थी, ठीक है, जाति व्यवस्था ही क्या थी? गलत थी। अब इससे ज्यादा आपको इसमें नहीं सुनना चाहिए, इतना काफी है, ठीक है। अब इनके देख लेते हैं कि ये लोग क्या करते थे। तो आपको अभी तक पता चल गया होगा कि जो ब्राह्मण थे इनका बेसिकली काम क्या था। इनका काम क्या था? ज्ञान देना, यज्ञ वगैरह करना। जो दूसरे वर्ग के लोग थे यानी कि क्षत्रिय, उनका वो क्या हुआ करते थे? तो वो शासक हुआ करते थे, राजा वगैरह। दूसरों की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना, देख रेख करना, ये उनका काम था। तीसरे स्थान पर कौन थे? विश्व या वैश्य, ठीक है। इनमें बेसिकली कृषक हुआ करते थे, भाई व्यापारी होते हैं वो। पशुपालक होते थे, व्यापारी इत्यादि, ये लोग इसके अंदर आया करते थे। और जो सबसे अंतिम में था, वो था, कौन थे भाई वो लोग? वो थे शूद्र। वो बेसिकली इन तीनों की सेवा किया करते थे। आगे जाकर के एक और बना दिए गए, एक और बनाया जिसका नाम था अछूत वर्ग। उसमें जल्लाद वगैरह आया करते थे, ठीक है। जल्लाद होते हैं कसाई, ये उसके अंदर आया करते थे, ठीक है, अछूत के अंदर। तो ये तो है रही हमारी वर्ण व्यवस्था। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। देखिए ज्यादा ऐसे डीप में जाने का कोई फायदा जो है वो है नहीं। ओके। हाँ, इसके बाद देखते हैं हम जनपद। जनपद, ठीक है। जनपद का मतलब होता है जन के बसने की जगह। जन मतलब होता है लोग, यानी कि लोगों के बसने की जगह को क्या कहते हैं? जनपद कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जनपद कहते हैं। पता रहेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों के बसने की जगह को क्या कहते हैं? तो जनपद कहते हैं। ओके। अब दिल्ली में पुराना किला जो है वो क्या कहते हैं, सॉरी, दिल्ली में जो पुराना किला है, आपने देखा होगा, प्रगति मैदान के आसपास है। उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश के पास मेरठ एक जगह है। मेरठ के पास ना एक जगह है हस्तिनापुर, ठीक है। और एटा के पास एक जगह है जिसका नाम है
अंतरजी खेड़ा, ये सभी क्या है, जनपद है, बहुत प्रमुख जनपद हैं ये। तो इन तीन के नाम आप याद रख सकते हैं। एक तो दिल्ली में है, दिल्ली में कौन सा है भाई, पुराना किला। दिल्ली में कौन सा है भाई, पुराना किला। गए होंगे आप में से काफ़ी सारे इसके अंदर। दिल्ली का पुराना किला हो गया। मेरठ के अंदर है भाई, मेरठ कहाँ है, तो मेरठ तो उत्तर प्रदेश में है ना, मेरठ के अंदर है हस्तिनापुर। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये जनपद है। लोग यहाँ रहा करते थे, तो भाई जनपद है ये, जन के बसने की जगह। ठीक है, और एटा के पास जो है वो कौन सी जगह है, तो एटा के पास जगह है अतरंजी खेड़ा। ठीक है, देखिए सुनिएगा थोड़ा ज़्यादा। हाँ, सारा खेल सुनने का है, और आप कितने अच्छे से सुन सकते हैं और कितनी देर तक रिकॉल करके या उस चीज़ को मेमोराइज कर सकते हैं। मेमोराइज तो बेसिकली नहीं करिएगा, लेकिन समझना तो ज़रूरी है ना सर, याद तो करना पड़ेगा। बेशक आपको बीएड में बताया गया हो कि भैया मेमोराइज नहीं करना चाहिए, पर याद तो करना पड़ेगा ना, है कि नहीं। तो ये जो तीन ऐसी जगह हैं जिनका नाम आपको यहाँ पे मिला है, तो ये क्या है, जनपद है। आपको क्वेश्चन में ये दिया जाएगा कि भैया दिल्ली का जो पुराना किला है वो क्या है, जनपद है, महाजनपद है, या फलाना है, ढिमकाना है। ऑप्शन दे देंगे आपको, क्लिक क्लिक करना है। आप तो टिक तो करना नहीं है, तो जनपद में आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। तो इतनी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ओके, सारे पुरा स्थल भी हैं ये। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर क्या है ना, इनके जो बर्तन मिले हैं ना, बर्तन, यहाँ पर एक अच्छे से बर्तन मिले हैं जिसको क्या बोलते हैं, देखिए नाम सुनिएगा, चित्रित, नाम सुनना भाई ध्यान से, चित्रित धूसर पात्र। पात्र मतलब बर्तन। तो चित्रित धूसर पात्र क्या है ये, तो चित्रित धूसर पात्र जो है वो एक बर्तन है जो कि जनपदों से हमारे को मिला है। ठीक है, यानी कि जनपदों से जिस प्रकार के पत्थर मिले हैं, ये एक विशेष प्रकार के पत्थर जो है, सॉरी, बर्तन हुआ करते थे। ठीक है, तो इसका नाम क्या था, तो चित्रित धूसर पात्र। ठीक है, चित्रण जो है इसके ऊपर किया गया था, काफी अच्छे थे ये बनने में, मतलब एक विशेष तरह के थे, कुछ अलग थे, नॉर्मल बर्तनों से क्या थे, ये अलग थे। तो ये कहाँ से पाए गए हैं, तो ये सभी जनपदों से पाए गए हैं। ओके, अब जनपद के बाद आता है महाजनपद। क्या आता है, महाजनपद। अब देखिए जनपद और महाजनपद, तो जनपद का तो आपको मतलब पता है, और महा मतलब होता है बड़ा, ज्यादा। यानी कि लोग जब बसने लगे और वो एरिया बहुत बड़ा हो गया, तो वो कहा कि जो है क्या कहलाया गया, क्या कहलाया गया भाई, तो महाजनपद कहलाया गया। देखिए महाजनपद का जो उदय है, उदय समझते हैं, ओरिजिन, लगभग 2500 साल पहले हुआ है। आपने पहला अगर चैप्टर पढ़ा होगा, पहली अगर आपने वीडियो देखी है, तो आपने एक चीज दिया, जो है ध्यान दिया होगा कि मगध का हमने नाम देखा था। मगध एक महाजनपद था जो कि 2500 साल पहले गंगा की सहायक नदी सोन नदी के पास डेवलप हुआ था। ओके, तो 2500 साल पहले। तो चैप्टर सारे कनेक्टेड होते हैं, लाइन से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ओके, वीडियोस हम आप आपके लिए रेगुलर लेकर के आएंगे। कोशिश है दिन में जो है 2 से 3 वीडियोस आपके लिए अपलोड की जाए, ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सके। ठीक है, क्योंकि एग्जाम का टाइम जो है काफी कम है। आपको बेशक लग रहा होगा कि भैया काफी ज्यादा है, लेकिन बहुत कम टाइम है ये अब आपके पास। तो तैयारी में बिल्कुल ढिलाई नहीं। सीटेट का पेपर बेस भले ही आपको आसान लगे या आसान आता हो, लेकिन इसका जो रिजल्ट होता है ना, वो 10 से 12% ही होता है बस, केवल। तो आप कितने भी अच्छे ज्ञानी महाज्ञानी क्यों ना हो, आपसे भी बड़े बड़े महाज्ञानी एग्जामिनर जो हैं वो बैठे हुए होते हैं, और वो ट्रैप करते हैं आपको। जितने भी एग्जामिनर हैं, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, वो बेसिकली आपको रिजेक्ट करने के लिए टेस्ट लेते हैं, और आपको रिजेक्ट होने से ही बचना है, और उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। समझे, घर बैठे हलवा खाने की आदत छोड़िए। ठीक है, तो 2500 साल पहले महाजनपद का जो है उदय होना शुरू हो गया था। यानी ऐसी जगह या ऐसा जनपद जो काफी जो है इंपॉर्टेंट हो गया था, महत्वपूर्ण हो गया था, वे सभी आगे जाकर के क्या कहलाए, महाजनपद। ठीक है, देखिए बेसिकली क्या होता है, लोग कहीं रहते हैं, लोग तो आपके गाँव में भी रहते हैं, लोग शहरों में भी रहते हैं, लेकिन शहर इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि वहां पर जो है वो ज्यादा अच्छे से डेवलप हो रहा होता है, सुविधाएं काफी अच्छी होती है, तो लोग वहां पर अट्रैक्ट होते हैं और वहां ज्यादा आकर के बसते हैं। ज्यादा आकर के बसते हैं तो भाई और ज्यादा जो है शहर डेवलप होता है। तो इसी तरह से जनपदों के अंदर कोई कुछ ऐसे जनपद जो काफी अच्छे से डेवलप हुए, काफी इंपॉर्टेंट हो गए किसी भी चीज से, चाहे व्यापार के रूप में हुआ हो, चाहे किसी भी चीज से। ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और फिर वो लोग
वहां पर लोग ज्यादा आते हैं, रूलिंग अच्छे से होती है, वहां पर सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से होता है, तो वे क्या कहलाते हैं, महाजनपद कहलाते हैं। ठीक है, तो महाजनपद और जनपद में केवल एक बात का अंतर है, ठीक है, कि जनपद से बड़े होते हैं महाजनपद। ठीक है, और देखिए हर एक महाजनपद की एक राजधानी होती है, राजधानी बोले तो कैपिटल, जबकि जनपदों की कोई भी राजधानी नहीं होती है। ठीक है, यानी कि अधिक, देखिए हर एक कहने का मतलब है अधिकतर। कुल महाजनपद जो है 16 महाजनपद, इसके अभी आपको नाम बताए जाएंगे, तो आपको याद करने पड़ेंगे इसको। ठीक है, तो 16 महाजनपद हुए थे हमारे देश के अंदर, तो प्रत्येक की राजधानी थी। ठीक है, राजधानी रखा करते थे, राजधानी में राजा जो है वो रहता था। अब राजधानी में वो क्या करता था भाई, राजधानी में वो किलेबंदी करेगा एकदम अच्छे से। आपके देश में भी कोई आता है बाहर से तो कहाँ आता है सबसे पहले भाई, दिल्ली में आता है। क्यों? क्योंकि दिल्ली राजधानी है देश की। किलेबंदी करेगा, चारों ओर विशाल जो है ऊंची इमारतें बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा राजा, भाई वो राजा है उसको तो दिखाना पड़ेगा, ऊंची इमारतें बनाएगा वो, कुछ अच्छी अच्छी दीवारें बनाएगा, जिसको प्रभावशाली दीवार कह सकते हैं हम। प्रभावशाली दीवार का मतलब होता है एकदम, मतलब सॉरी, ये तो कुछ इसी प्रकार से हो गया। प्रभावशाली दीवार मतलब बड़ी दीवार, मोटी दीवार, इस प्रकार से वो बनाने की कोशिश करेगा। और राजधानी में ही राजा जो है वो रहता था, कब, अपने परिवार के साथ। ठीक है, बेसिकली क्या करता है, मतलब महाजनपद के जो राजा होते हैं काफी अच्छे से डेवलप हुए पड़े होते हैं, इनका राज्य काफी अच्छे से होता है, इनकी एक राजधानी होती है, अपनी जो है ये लोग सेना रखते हैं, यहाँ पर इनकी सेना होती है, और ये सेना जो है वो तनख्वाह पर होती है। ठीक है, किस पर होती है, सैलरी पर होती है। ठीक है, अपनी सेना रखेंगे भाई, सेना की प्रैक्टिस होती है वहां पर, कितने एकदम सिस्टमेटिक तरीके से चीजें चलती हैं यहाँ पर। तो ऐसे एरिया को क्या बोलते हैं, महाजनपद। ठीक है कि नहीं? और राजा वगैरह, महाजनपद के राजा कहाँ रहते थे भाई, अपनी अपनी राजधानियों में रहा करते थे। ठीक है जी, ये समझ गए यहाँ तक? आगे देखिए, आगे कर के बारे में जानते हैं, कर यानी कि टैक्स। अब देखिए जनपद में टैक्स वगैरह जो है वो होते नहीं थे इतने, दिए दिए नहीं दिए नहीं दिए, लेकिन महाजनपद पर टैक्स जो है वो होते थे। यानी कि महाजनपद के जो राजा थे, वहां पे जो लोग रहा करते थे, उनसे वे लोग टैक्स लेते थे, यानी कि कर लिया करते थे। अब कर जो लेते थे ना, तो तीन तरह के कर जो हैं वो लिए जाते थे। ठीक है, यानी कि महाजनपदों के द्वारा, महाजनपदों, देखिए राइटिंग अभी तक जो है इस पे जो है हाथ बैठा नहीं है ठीक से, तो थोड़ा एडजस्ट करिएगा। महाजनपदों के जो राजा थे ना, लोगों से तीन तरह के कर लिया करते थे। कितने तरह के? तीन तरह के कर लिया करते थे। पीडीएफ होती तो आप पढ़ लेते हैं फटाफट, हाँ, सुनते उनते हैं नहीं वहां पर, इसीलिए इससे ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, कोशिश करेंगे तो महाजनपद के जो राजा थे वे लोग जो है टैक्स लेते थे, क्योंकि महाजनपद के अंदर बेसिकली सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से चलता था, तो भाई टैक्स लेना जरूरी था। तो देखिए इनके टैक्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो जो पहला टैक्स था, ठीक है, पहला टैक्स क्या था, तो ये किसानों से जो उनकी फसल होती थी ना, यानी किसानों की जो फसल हुआ करती थी उसका 1/6 हिस्सा लिया करते थे। किसानों से फसलों का 1/6वां हिस्सा जो है ये लिया करते थे, या 6 भाग लिया करते थे। तो पहला टैक्स तो ये हो गया जो ये लोग किसानों से लेते थे। देखिए कारीगर जो होते हैं, कारीगर से भी ये लोग जो है टैक्स लिया करते थे। तो देखिए कारीगर से जो टैक्स था वो किस प्रकार से लिया करते थे ये, तो जो भी कारीगर है, जैसे कि बढ़ई हो, मोची हो, ठीक है, कोई भी कारीगर, मिस्त्री वगैरह कोई भी है, तो ये उससे पैसे वगैरह नहीं लिया करते थे। ये पता क्या करते थे, उनको कहते थे कि आप एक दिन, आप जो है एक दिन फ्री में काम करोगे, एक दिन क्या करोगे आप, फ्री में काम करोगे, लेकिन किसके लिए, राजा के लिए। ठीक है, यानी कि जो किसान थे वो राजा को कैसे टैक्स दिया करते थे, तो अपने फसलों का 1/6 हिस्सा वो दे दिया करते थे। कारीगर जो थे वो कैसे टैक्स देते थे, तो भैया 30 दिन का अगर महीना है, तो भैया महीने में एक दिन जो है राजा के लिए काम किया करते थे वे लोग। जैसे कोई बढ़ई है तो राजा के लिए जाएगा भाई, लकड़ी वगैरह, दरवाजे वगैरह, चौखट वगैरह बनवा देगा या बना देगा मुफ्त में, कोई पैसे राजा जो है नहीं लेगा, सॉरी ना देगा।
और ना ही वो मांगेगा, क्योंकि उसको जो है ये एक दिन का टैक्स देना होता था। कारीगर थे। तीसरा लिया जाता था पशुपालकों के द्वारा। अब भाई ये जो पशु पालते थे, ठीक है, जानवर जो लोग पाला करते थे, दूध देने वाली जानवर को जो पाला करते थे, तो ये उनसे उनके उत्पाद लिया करते थे। जैसे कि गाय जो पालता है, तो वे लोग दूध दिया करते थे। जाकर के भाई गाय का दूध पहुंचा देते थे, मक्खन पहुंचा देते थे, कभी घी दिया है राजा को। ठीक है। जो व्यापारी थे, पशुपालक से ले लिया भाई, व्यापारी से क्या करते थे ये लोग, तो व्यापारी जैसे जो भी वस्तु बेचा करता था, तो ये लोग उससे वस्तुएं ले लिया करते थे। ठीक है। वस्तुएं ले लिया करते थे। और व्यापारी क्या होता है भाई, एक देश से दूसरे देश जाता रहता है, तो आखेट वगैरह करता है, तो भाई आखेट में या जंगल से कोई सामान अगर उसको मिल गया, तो वो ला करके वो क्या करता था, राजा को दे दिया करता था। ठीक है। यानी कि जो भी आखेटक हुआ करते थे ना, आखेटक आठे सॉरी आखेटक जो होते हैं, जो शिकारी होते हैं बेसिकली, ये क्या करते थे, शिकारी और जो संग्राहक जिसको कहते हैं हम, संग्राहक मतलब जो चीजों को स्टोर करता है, तो इनको जंगल से जो जो भी मिलता था, जंगल का सामान जो है ये ला करके दिया करते थे, सारा नहीं। ठीक है, सारा नहीं, टैक्स के रूप में जो भी इनको कुछ यूनिक मिल गया। ठीक है। इस प्रकार जैसे मान लो कोई जंगल गया, उसने 3 पेड़ काटे, तो भैया 1 पेड़ की लकड़ी यहाँ दे देगा। ऐसे किया करते थे। तो देखिए, महाजनपद के राजा लोगों से 3 तरह से टैक्स लिया करते थे। तो किसानों पर लगने वाला टैक्स कैसा टैक्स था, तो फसलों का 1/6 हिस्सा, जितनी फसल उगी उसका 1/6 जो है वो टैक्स ले लिया जाएगा। ठीक है। सीधी सी बात है। कारीगर जो हुआ करते हैं भाई, तो कारीगर का क्या था कि एक दिन के लिए वो फ्री में काम करेंगे राजा के लिए, यानी कि राजा के लिए एक दिन के लिए हर एक कारीगर जो है उस राज्य का, उस महाजनपद का फ्री में काम करेगा। पशुपालक जो थे, वे लोग अपने उत्पादों को दिया करते थे, जैसे कि कोई भी, जैसे दूध अगर गाय ने, जिस किसी ने गाय पाल रखी है या भैंस पाल रखी है, कोई भी ऐसी चीज पाल रखी है, तो वो दूध दे देगा। कोई दूध लेके चला गया, कोई छाछ ले गया, कोई दही ले गया। ठीक है। तो राजा को इस प्रकार की चीज दिया करते थे। जो व्यापारी थे वे लोग वस्तुएं दे दिया करते थे। जो आखेटक हुआ करते थे या संग्राहक जो थे, जो जंगलों में मतलब बेसिकली घूमते हैं, तो वो लोग क्या करते थे, जंगल के से उनको अगर कुछ सामान मिलता था, तो वो उसको ला करके राजा को दे दिया करते थे। तो ठीक है, इस तरह से जो है ना, राजा टैक्स लिया करता था वहां के लोगों से। यानी महाजनपद का राजा अपने रह रहे लोगों के, जो उसके राज्य में लोग रहा करते थे, उससे किस प्रकार का टैक्स लेते थे, तो इन निम्न 3 प्रकारों से टैक्स लिया करते थे। तो इसको आप देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा जरूर। ओके। ठीक है कि नहीं। आगे बढ़ने से पहले आप जो है महाजनपद को देखिए। 1 मिनट। 16 महाजनपदों के आपको, 16 महाजनपद में जो सबसे ज्यादा डेवलप थे वो जैसे मगध, वज्जी, बेसिकली आपको इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना है। पर इसका अगर आप स्क्रीनशॉट भी खींच लेंगे, तो आपको जो है एग्जाम में सवाल आएगा, तो आप आंसर इजीली कर पाएंगे। ठीक है। तो देखिए, ये नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और फिर इधर ये 8 है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। तो 16 महाजनपद थे। जैसे कि अंग, उसकी राजधानी थी चंपा, काशी, बनारस यानी वाराणसी, मगध, राजगृह जो कि बिहार में है, अवंती, उज्जैनी या महिष्मती, जो वस्ता, कौशाम्बी, गांधार, तक्षशिला। सबसे पहला विश्वविद्यालय कहाँ बना था विश्व का, तक्षशिला के अंदर। ठीक है। इसी तक्षशिला में तो चाणक्य भी थे। कंबोज, हाटक, कुरु, इंद्रप्रस्थ, पांचाल, कांपिल्य, अश्मक, पेतन या पोटली, मल्ल जो थी वो कुशीनारा, कुशीनगर। कुशीनारा में किनकी मृत्यु हुई है, तो कुशीनारा में गौतम बुद्ध की मृत्यु भी हुई है कि नहीं, निर्वाण हुआ जिसको कहते हैं। चेदी, शक्तिमती, सूरसेना, मथुरा, मत्स्य, विराटनगर, वज्जी, विधेय या मिथिला, और कौशल, शास्त्री या अयोध्या। तो आपको बेसिकली जो आपसे सवाल जो पूछे जाएंगे वो मगध और वज्जी से रिलेटेड होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें गणराज्य थे, संघ राज्य थे, इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है। और यही इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। और मगध सबसे ज्यादा डेवलप था। ठीक है। कब था भाई, तो आज से 2500 साल पहले गंगा की सहायक नदी है, सोन नदी, उसके किनारे पर था ये। तो काफी अच्छे से डेवलप था ये। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है। तो महाजनपद और उनकी राजधानी ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। खास करके मगध और वज्जी की तो एकदम जरूर। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है। अब लोग वगैरह रह रहे हैं, तो भाई क्या होगा,
अब लोग रह रहे हैं भाई जो है खेती वगैरह में। आपने देखा कि जो राजा की इनकम है या जो राजा की इनकम का मेन सोर्स है वो बेसिकली किसानों से है। ठीक है, बेसिकली किससे है भाई? वो किसानों से है। तो भाई किसानी, इसका मतलब है कि खेती वगैरह अच्छी होती है तो कृषि में कुछ ना कुछ जो है परिवर्तन भी होंगे। कृषि में परिवर्तन भी तो होंगे सर, कि नहीं होंगे? होंगे ना। कृषि में क्या होंगे? परिवर्तन भी होंगे। तो इसको भी देखिए, कृषि में परिवर्तन। ठीक है, जो हल के फाल हुआ करते हैं, यानी कि आपने हल देखा होगा, हल में जैसे ये जो होता है, तो ये जो ये वाला हिस्सा जो होता है, ये जो फाल हुआ था, ठीक है, ये भी लोहे के बनने लगे थे। तो हल के जो फाल थे, हल्के फाल किसके हो गए थे? तो लोहे यानी कि आयरन के। तो हल्के फाल जो है वो लोहे के बन गए थे, जिससे कि खेत जोतने में काफी ज्यादा हेल्प होनी स्टार्ट हो गई थी। फसल की जो उपज थी वो बढ़ गई थी काफी ज्यादा, यानी कि फसल की उपज जो है वो बढ़ गई थी। फसल की उपज बढ़ेगी तो अच्छे से टैक्स मिलेगा राजा को। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ करता था ना, धान, जिसको चावल जो उगाया जाता है, तो पहले धान के लिए जो था ना, वो क्या होता था, इसका छिड़काव किया जाता था। यानी धान को ही छिड़का जाता था पहले। तो देखिए, अब कृषि में तीन परिवर्तन हुए। कृषि में जो है वो तीन परिवर्तन हुए। तीनों परिवर्तनों को देखिए। सबसे पहले जो हल थे, तो हल के जो फाल थे, जो पहले लकड़ी के हुआ करते थे, अब वो लोहे के होने लगे। लोहे के होने से फायदा ये हुआ कि वो काफी ज्यादा मजबूत हो गया और काफी अच्छे से जो है वो जुताई में काम आने लगा, जिससे खेती जो है उसमें फसल जो है वो अच्छी उगने लगी, उपज बढ़ गई। अब जो धान थे, जिसको आज जो चावल उगाया जाता है धान से, तो धान को पहले छिड़का जाता था, यानी कि बीज उसके लगाए जाते थे जंगलों में, सॉरी जंगल कह रहा हूँ, खेतों में। तो खेतों में जब उसके बीजों को छिड़का छिड़का जो जाता था, तो क्या होता था, जो पक्षी हुआ करते थे वे लोग उसको खा जाते थे। कुछ कुछ अच्छे से जो है नहीं उगे या जमीन में अच्छे से नहीं गए, तो क्या होगा, उसका पेड़ तो बनेगा नहीं। तो काफी ज्यादा जो है बीजों का नुकसान हुआ करता था। तो इसको क्या किया गया, अब इसके जो है पौधे ही जो है उगाए जाने लगे, यानी कि धान में बेसिकली अब उसके उसको छिड़का नहीं जाता था, बल्कि उसको रोपा जाने लगा। इससे क्या हुआ कि भैया जितने पौधे रोपे गए ना, वे सभी हो गए। तो देखिए, अगर धान मैंने 10 दाने फेंके भाई, 10 में से 4 जो है चिड़िया खा गई, 4 ही जमीन के अंदर गया, उसको पानी वगैरह मिला, और 2 खराब हो गए, नष्ट हो गए, तो मेरे तो 6 दाने खत्म हो गए। पेड़ तो 4 ही उगेगा, यानी जो पौधा लगेगा वो 4 ही लगेगा। लेकिन मैंने इन 10 को अगर घर में ही, ठीक है, पानी वगैरह में रख करके इसको पौधे हल्के से बना लिए इसके, तो बाद में मैंने खेत में लगाया, तो मेरे पास चांसेस ज्यादा है कि 10 में से 9 या 10 के 10 जो है वो लग जाएंगे। तो उपज मेरी ऑलरेडी या अपने आप ही जो है बढ़ जाएगी। तो खेती में तीन जो है मुख्य परिवर्तन हुए, कि हल्के फाल आयरन के हो गए, यानी लोहे के हो गए। लोहे के होने के कारण हो गया ये कि खेतों की जुताई काफी अच्छे से हुई। जुताई अच्छी हुई तो फसल अच्छी होगी, उसकी उपज बढ़ गई। और जो धान था, उसकी जो है छिड़काव करने की जगह उसको रोपा जाना शुरू कर दिया। तो ये खेती में मुख्य जो है परिवर्तन हुए। तो इतना आपको पता चल गया होगा, इजी है, कोई टफ वाली बात नहीं है। ठीक है, पानी बहुत लगता है इसको ना। अब चलिए, मैंने जैसे बताया था आपको कि मगध और वज्जी, इनके बारे में जानेंगे, क्योंकि यही दो इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। तो ये दोनों ही महाजनपद है, और इनमें कुछ डिफरेंस है। दोनों ही बड़े हैं एकदम, और दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है, तो ये देखना है। तो मगध के बारे में सुनिए भाई। मगध जो है, जिसकी राजधानी राजगिरी, ठीक है, 2500 साल पहले लगभग बना था। ठीक है कि नहीं? और सबसे सफल या सबसे बड़ा जो था ये यही महाजनपद था। ठीक है, और हाथी बहुत फेमस थे इसके। मगध के हाथी, जंगल इसके पीछे था, पानियों से घिरा हुआ था, यानी कि तीनों तरफ नदियां थी। राजा काफी अच्छी अच्छी जो है शक्तिशाली था राजा, सेना थी काफी अच्छी इसकी। तो ये तो काफी इसके जो है मेरिट्स वगैरह थे।
तो लगभग 200 साल के भीतर मगध जो था वो सबसे ही इंपॉर्टेंट जनपद बन गया। ठीक है, और जनपद बन गया इंपॉर्टेंट, तो क्या होगा, महाजनपद कहलाएगा, क्योंकि लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उनको व्यापार वगैरह मिलेगा तो यहाँ आएगा, है कि नहीं। तो ये है कहाँ पर बेसिकली, तो गंगा और सोन नदी जो है, ये जो है मगध से होकर के गुजरती है। तो नदियों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। नदियां कौन सी, गंगा और सोन नदी। अब भाई नदी अगर आप जो है आपके राज्य से गुजरती है तो पक्का नदियों के आसपास की जो मिट्टी होती है वो काफी ज्यादा जो है उपजाऊ होती है, जिस कारण वहां पर खेती अच्छी होती है। तो भाई राज्य में खेती अगर अच्छी चल रही है तो उपज अच्छी होगी, उपज अच्छी होगी तो बिकेगा अच्छा, फायदा ही है, उससे नुकसान कुछ नहीं होगा। तो नदियों के नाम को जो है आपको पता चल गए। 2500 साल पहले की बात है ये, यानी मगध जो है 2500 साल पहले पाया गया था, या पहले चैप्टर में हमने पढ़ा है इसको अच्छे से। यहाँ पर गंगा नदी के किनारे नगरों का विकास 2500 साल पहले होना शुरू हो गया था, और गंगा नदी के किनारे जितने भी नगर थे सबसे ज्यादा डेवलप मगध था उसमें। किस नदी के किनारे, गंगा और सोन नदी के किनारे। ये तो हो गया, ठीक है। अब मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, नाम याद रखना इनके। शक्तिशाली शासकों के नाम आपको जो है वो याद रखने हैं। कौन थे, बिंबिसार और अजातशत्रु। कौन थे भाई, बिंबिसार और अजातशत्रु, ठीक है। तो ये काफी जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि मगध के दो शक्तिशाली राजाओं के नाम बताइए, तो बिंबिसार और अजातशत्रु, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में सवाल आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी क्या थी भाई, राजगिरी। क्या थी, ठीक है। जिसका आज का नाम क्या है, तो आज का नाम है इसका राजगीर। कहाँ पर है ये, बिहार में है। कहाँ पर है भाई, बिहार में। कई सालों तक जो है इसकी राजधानी रही, यानी कि भाई मगध की पहली राजधानी क्या थी, राजगिरी, जिसका आज का नाम है राजगीर, जो कि बिहार के अंदर है। बाद में इसकी राजधानी को जो है चेंज कर दिया गया, और इसकी राजधानी को राजगिरी से हटा करके क्या बनाया गया, पाटली पाटलिपुत्र। कहाँ पर लाया गया, पाटलिपुत्र, जिसका आज का नाम क्या है, पटना, और ये भी कहाँ है, बिहार में, ठीक है। तो देखिए ये जो है इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर मगध से रिलेटेड, ठीक है। मगध से रिलेटेड जो है वो ये इंपॉर्टेंट है कि मगध जो है वो किन नदियों के बीच में है, तो कौन सी नदी जो है मगध से होकर के गुजरती है, गंगा और सोन नदी। शक्तिशाली शासक जो थे उनके क्या नाम थे, तो बिंबिसार और अजातशत्रु, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने भी भाई यहीं से जो है रूल करना शुरू किया था, धनानंद को हरा करके, ठीक है। चाणक्य जो आए थे भाई उन्होंने भी इसी को हराने के लिए, यानी कि धनानंद को हराने के लिए जो है चाणक्य को, सॉरी चाणक्य कह रहा हूँ, चंद्रगुप्त को तैयार किया था। तो गुप्ता डायनेस्टी भी यहीं से डेवलप होनी स्टार्ट हुई थी। अशोक जो है उन्हीं का क्या था, पोता था। इसकी पहली राजधानी क्या थी, तो राजगृह, जिसका आज का नाम है राजगीर। कहाँ पर है, बिहार में है। और उसके बाद जो है इसकी राजधानी कहाँ पर कर दी गई, पाटलिपुत्र, ठीक है, जो कि आज का क्या नाम है, पटना। ये भी कहाँ पर है, बिहार में है। और मगध के अंदर क्या था ना, यहाँ पर एक राजा था। मगध में क्या था, एक राजा था, ठीक है। मगध में क्या था भाई, एक ही राजा था, यानी कि पूरे मगध का जो भी उसका साम्राज्य होता है तो साम्राज्य में एक ही राजा था, ठीक है। ओके। तो मगध जो था वो एक ऐसा महाजनपद जिसकी राजधानी दो दो हैं, दोनों राजधानियों को आपको जो है नाम याद रखना है, और यहाँ पर एक राज्य जो है राजा हुआ करता था, ठीक है। इसी के विपरीत एक और जो है महाजनपद था जिसका नाम था वज्जी। क्या नाम था, क्या नाम था सर, तो वज्जी, ठीक है। तो वज्जी जो है इसकी राजधानी भी क्या थी, इसकी राजधानी है वैशाली, जो कि बिहार में है। तो राजधानी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसकी राजधानी भी क्या है, बिहार में। देखिए मगध के अंदर एक जो है राजा हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर कई सारे राजा मिल करके एक राज्य को, यानी कि वज्जी को चलाया करते थे। जैसे कि मगध के अंदर अश्वमेध यज्ञ करना है या कोई भी जो पूजा पाठ होती थी तो एक राजा ही आयोजन उसका किया करता था, लेकिन यहाँ पर सभी मिलकर के आयोजन करते थे, सभी राजा। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये गण या संघ में रहा करते थे, ठीक है, एक साथ मिलकर के काम करते थे।
ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते थे। वहीं मगध में ऐसा नहीं था। ठीक है, वहां पर एक ही राजा भाई मोनार्ची था वहां पर। ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं राजतंत्र। तो मगध में राजतंत्र था, राजा का शासन, जबकि वज्जी में लोकतंत्र था। ठीक है, डेमोक्रेटिक था यहाँ पर। एक से ज्यादा राजा थे ना यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ एक इसी को कहते हैं कि भाई यहाँ पर अलग किस्म की ही क्या थी, अलग किस्म की क्या थी यहाँ पर शासन व्यवस्था। यही इसका इंपॉर्टेंट भी है। इसकी जो शासन व्यवस्था है यही इंपॉर्टेंट है। तो इसके शासन व्यवस्था को बोला जाता है गण या संघ। ठीक है, क्या था ये भाई, बेसिकली डेमोक्रेटिक था ये। गण मतलब या तो कई सारे लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, संघ मतलब होता है जो लोग ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते हैं। ठीक है, एक समुदाय की तरह काम करते हैं, और ये सभी मिल करके, यानी कि एक से ज्यादा राजा थे यहाँ पर। ठीक है, एक से ज्यादा राजा थे। जबकि मगध में मोनार्ची थी, वहां पर एक ही राजा था। ठीक है, डेमोक्रेटिक नहीं था मगध, बट ये डेमोक्रेटिक था। तो ये जो है जो है आपको दिख रहा होगा आपको कि ये कितना इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर क्रिएट कर रहा है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई वज्जी की शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो गण या संघ प्रकार की जो है इसकी शासन व्यवस्था थी। गण या संघ में कई शासक जो है होते हैं। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक राजा कहलाता था। यानी कि जितने लोग शासन किया करते थे ना, एक से ज्यादा, सभी राजा कहलाते थे। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों, यानी कि जो भी पूजा पाठ यज्ञ होते थे, उनको एक साथ ही संपन्न किया करते थे। तो ये जो है इंपॉर्टेंट चीज था मगध और वज्जी के बारे में। ठीक है, तो ये वाला जो चैप्टर है हमारा यहाँ पर, जिसका नाम था राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, तो हमने जो है राजा के बारे में जाना। दो सबसे शक्तिशाली राजा जो है मगध के कौन थे, बिंबिसार और अजातशत्रु, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है कि नहीं। ये जो है ये प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड है, इसलिए आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं देखने को मिलेगा। ओके, एनसीईआरटी बेस्ड है पूरा का पूरा। जो कि सीटेट में डायरेक्टली सवाल पूछे गए हैं, वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। और काफी ही जो है ये इम्पोर्टेंट भी है, सभी की सभी वीडियोस। ठीक है, जो आपके पेपर 2 एसएसटी में, इसमें से काफी सारे सवाल आए हैं। इसके अलावा अगर आपको ऐसे पीडीएफ में पढ़ने का शौक है या पीडीएफ से देखने का ऐसे शौक है, तो आप प्लेलिस्ट को चेक करिए। वहां पर पहले भी वीडियो बनाई गई है, जो कि हिस्ट्री, सिविक्स और जियोग्राफी इनकी है। ठीक है, तो तीनों ही की वीडियो आपको वहां पर आराम से मिल जाएगी, तो आप वहां पर भी जाकर के देख सकते हैं, एकदम कंप्लीटेड है। ठीक है, बट इसमें लेक्चर्स की तरह अगर आप पढ़ते हैं, डिस्कस की तरह पढ़ते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोनों तरह से पढ़िए, अगर आपको दोनों अच्छे लगते हैं तो दोनों से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जल्दी जो है आपको, जैसे कि हिस्ट्री के ये 5वीं वीडियो थी, तो आगे पीछे की वीडियो जरूर देखिएगा। और पॉलिटी यानी कि आपकी सिविक्स जो है वो ऑलरेडी चल रही है। ठीक है, अब हम जल्द से जल्द आपके लिए जियोग्राफी भी जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। ये तीनों ही की तीनों जो है इसी प्रकार चलेंगी, यानी कि प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड होंगी। ठीक है, एकदम। और सीटेट के लिए तो एकदम रामबाण है ये। ठीक है सर, और जल्द हम पेपर 1 के लिए आपकी ईवीएस को हम स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कि ईवीएस को हम एटलीस्ट स्टार्ट करें। टाइम कम है और तैयारी जो है वो ज़्यादा करनी है। तो इसका आपको ही ध्यान रखना है कि आप जो है तैयारी किस तरह से कर रहे हैं। लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब किया नहीं है तो इसको जरूर करिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये जो था ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा आप पहले तो। स्क्रीनशॉट अगर आपने अभी तक नहीं लिया तो अभी भी ले सकते हैं। महाजनपद और उनकी राजधानियाँ, तो 16 महाजनपद थे, 16 की 16 महाजनपदों की आपको राजधानी जो है याद करनी है। इंपॉर्टेंट जो है वो बेसिकली वज्जी, मगध, ठीक है, गांधार, यानी तक्षशिला जिसकी है, इसको कर सकते हैं आप। 3-4 इंपॉर्टेंट हैं जो पूछे जाएंगे, लेकिन मगध और वज्जी इसके बारे में आपको ज़्यादा पता होना चाहिए, जैसा कि आपने अभी देखा ही है। ठीक है, हाँ जी।
वैशाली हो गई थी ना बाद में। तो अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आप ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगी आपको। तो टैक्स वगैरह के बारे में हमने जान लिया, जनपद क्या होता है, महाजनपद क्या होता है उसको जान लिया। यज्ञ जो थे, दो तरह के यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ क्या थे, राजस्व यज्ञ क्या थे, कब होते थे, इनके क्या प्रोसीजर थे, इसको हमने देख लिया। और जो भी हमने इस चीज़ को देखा कि भाई जो जाति व्यवस्था थी हमारे यहाँ पर, इसका क्या हिसाब किताब था, इसको भी हमने देख लिया, है कि नहीं? तो ये ध्यान है एकदम, क्योंकि सुनना आपको थोड़ा ज़्यादा है, तब जा कर के आपको फ़ायदा मिलेगा इसका, ठीक है? तो ये जो हमारा चैप्टर था जिसका नाम था, इसको हटा देते हैं एक बार, तब ज़्यादा अच्छे से दिखेगा भाई। तो ये जो चैप्टर था, जिसका नाम था राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, ये हमारे पर जो है कंप्लीट हो चुका है ये। तो वीडियो जो है ये 5वीं वीडियो थी, 5वीं क्लास थी हमारी, तो इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। 4 आप देख सकते हैं जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है, इसके आगे की भी अपलोड हो जाएगी, तो उसको भी देखिएगा। प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करते रहिएगा, हो सकता है आपको वहाँ पर और भी कंटेंट मिल जाए, ठीक है? तो सीटेट की प्रिपरेशन अच्छे से करिए और पढ़िए अच्छे से सर, और क्या। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।